हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको इंटेंसिटी के एमसीक्यूज कराऊंगा एस फिजिक्स वेव्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताना चाहिए कि जी इंटेंसिटी क्या होती है। आपको पता है जी कि इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है पावर पर यूनिट एरिया। अगर आपको नहीं क्लियर तो ये देख लें, और अगर आपको आता है तो इसका हम यूज करेंगे। और इसका यूनिट क्या बन जाएगा जी? पावर का यूनिट है वाट और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट है। इंटेंसिटी ऑफ वेव किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड को अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ वेव विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। Similarly, if you will increase frequency by factor of 2, intensity will increase by a factor of 4. And intensity दूसरी चीज, intensity किस चीज पर डिपेंड करती है कि अगर आपके पास ये सोर्स है और इस सोर्स से एक सर्टेन डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी यहाँ निकालना चाहेंगे तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स, जो एक कांस्टेंट पावर जनरेट कर रहा है। तो जितना आप दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी विल डिक्रीज, और इंटेंसिटी डिक्रीज इस फैक्टर से होगी। अगर आप डिस्टेंस डबल करोगे तो इंटेंसिटी जो है वो आपके पास 1/4 हो जाएगी। तो ये सारा की पॉइंट्स हैं इंटेंसिटी के मतलब। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1। A wave of amplitude A has intensity this. What is the intensity of wave of the same frequency that has amplitude 2A? क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जी एम्पलीट्यूड ए के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ये है, एम्पलीट्यूड 2A कर देंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सो डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑन एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, और मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि जी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी 3 वाट पर मीटर स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड 2A कर देंगे, एम्पलीट्यूड को डबल किया है तो इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड की जगह अगर आप 2A कर देंगे so intensity will become, ये अगर इंटेंसिटी I1 है, I2 that will be 4 times ओरिजिनल इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड A स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 है, तो 4A स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड 2A के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी विल बिकम 4I। so 4 times this value will be equal to the answer of this question, that is 12 watt पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ पे लिखें रेशियो मेथड से इंटेंसिटी और साथ में लिखें एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इफ इंटेंसिटी इज 3, amplitude square will be A square, and we have to find intensity when the amplitude is 2A, so that will be 4A square. तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, सो 12A square is equal to I टाइम A square। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जी, कि जैसे मई जून 14 पेपर 1-2 वेरिएंट 1-2। A sound wave consists of a series of moving pressure variations from the normal constant air pressure. The graph shows these pressure variations for 2 waves on 1 instant of time. So 1 instant of time पे आपको क्या दिखाया गया है कि प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दिखाया गया।
ठीक है, वेव 1 एंड वेव 2 का। सो हमें क्या क्या है कि वेव 1 हैज इंटेंसिटी ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव 2। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, आप देख लें टाइम पीरियड अगर आप इस ग्राफ से देखें फॉर बोथ वेव्स इट इज सेम। सो हमने अगेन वही आइडिया लगाना है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दोनों वेव्स में क्या फर्क है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का फर्क है, और एम्पलीट्यूड इस वेव का 3 टाइम्स ये कर दें 3 टाइम्स 10⁻⁻², ये स्केलिंग फैक्टर है, और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 टाइम्स 10⁻⁻² है। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और आपने क्या लगाना है कि जी वही इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी आपको गिवन है वेव 1 की, दैट इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁶, और वेव 1 का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, वो 2 है, तो दैट इज 2 स्क्वायर। ये बाकी ये साथ वाला फैक्टर जो है दोनों वेव्स में कट जाएगा इनटू 10⁻⁻², इसलिए मैं इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर आप लिख भी दें 2 टाइम्स 10⁻⁻² होल स्क्वायर और दूसरे में भी आएगा तो वो स्केलिंग फैक्टर कट जाएगा। सो इंटेंसिटी ऑफ वेव 2, लेट्स से दिस इज I2, और वेव 2 का एम्पलीट्यूड यहाँ से देखें क्या है 3, सो दैट इज 3 स्क्वायर। सो वही रेशो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, I2 times 4, 2 square is 4, that is 9 times 1.6 times 10⁻⁻⁶. So I2 is 9 times 1.6 times 10⁻⁻⁶. अब देखिए दोनों में अगर स्केलिंग फैक्टर आते तो इसके साथ 4 के साथ भी आता और 9 के साथ भी आता, तो वो कट जाते ऊपर नीचे, तो इसलिए जो है इंटेंसिटी का जो आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात, कोई डाउट? जबरदस्त। सो इस क्वेश्चन में क्या था कि जी इंटेंसिटी, इससे अगर आप कैलकुलेटर से इसको इवेलुएट करेंगे तो दैट इज 3.6 टाइम्स 10⁻⁻⁶. So 3.6 times 10⁻⁻⁶. So this C is your answer. So दो वेव्स आपको गिवन थी, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड आप देख सकते थे, और एक की इंटेंसिटी आपको दी हुई थी, दूसरे की इंटेंसिटी निकालनी थी। So the basic idea is कि intensity is directly proportional to the square of amplitude। दोनों वेव्स के जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम थी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती तो फिर आपके पास क्या होता कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी हम देखते। क्वेश्चन 3 इज a wave of amplitude A has intensity I. So amplitude A, intensity I. After passing through a certain medium, wave has a new intensity I/4. So intensity decrease हो जाती है। उस वक्त what is the new amplitude of the wave? So again the relationship between amplitude और intensity आपसे पूछा जा रहा है। Intensity कितनी कम हुई है? 1/4 by a factor of 4 कम हुई है, और intensity is proportional to the square of amplitude. Square of amplitude, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना कम होगा? अगर इंटेंसिटी 1/4 हुई है तो एम्पलीट्यूड कितना कम होगा? शाबाश, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो इसको अगर आप इस तरीके से देखना चाहें, वही रेशो मेथड, कि आपको ये पता है कि जी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो अगर आपके पास वही रेशो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी विद स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, और बाद में इंटेंसिटी हो जाती है I/4। एम्पलीट्यूड, लेट्स से एम्पलीट्यूड उस वक्त x एम्पलीट्यूड है तो ये x स्क्वायर हम लिखेंगे, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, I टाइम x स्क्वायर इज I/4 टाइम्स a स्क्वायर, ठीक है।
सो आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ए बाई ए स्क्वायर बाई 4, एक्स निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी ए ओवर 2. सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2. सो सिंपल सी कहानी है कि जी अगर इंटेंसिटी 4 के फैक्टर से कम हो रही है तो एम्पलीट्यूड को हाफ होना पड़ेगा, अदरवाइज ये दूसरा तरीका मैंने आपको लिख दिया. A sound wave moves with the speed of 320 meter per second through air. ठीक है, so speed आपको दी हुई है, that is v. The variation with time t of displacement of air particle due to the wave is shown. So on vertical axis you have displacement and on horizontal axis you have time. So from this graph, what can we see? We can see this is the variation of displacement of a single particle with respect to time. इस ग्राफ से हम एम्पलीट्यूड देख सकते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज 0.2 मिलीमीटर. और इस ग्राफ से और क्या देख सकते होते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल का टाइम नोट कर सकते हैं, दैट इज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड फ्रॉम दिस ग्राफ इज 4 millisecond. Which statement about the sound wave is correct? The frequency of sound wave is 500 hertz. So frequency निकाल के देख लेते हैं जी. Frequency is 1 over time period और 1 by time period is 4 millisecond और मिलीसेकंड से सेकंड में लेके जाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आएगी. सो 1 मिलीसेकंड इज 10 to the power -3. सो ये ऊपर जाएगा 10 3 over 4, दैट इज 1000 by 4. इसको आप वो कर लेंगे तो 250 हर्ट्स आती है फ्रीक्वेंसी. सो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगी. द ग्राफ शोज दैट साउंड वेव इज ट्रांसवर्स वेव. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ट्रांसवर्स वेव्स का और लॉन्गिट्यूडल वेव का एक जैसा ही होता है. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम या डिस्टेंस दोनों होंगे. तो इसलिए इस ग्राफ से हम ये नहीं बता सकते कि ये ट्रांसवर्स है. द इंटेंसिटी ऑफ वेव will be doubled if amplitude is increased to 0.4 millimeter. इस क्वेश्चन को मैंने इस जगह क्यों डाला क्योंकि इसमें इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही थी. अगर एम्पलीट्यूड पहले 0.2 है, एम्पलीट्यूड को आप डबल करेंगे तो इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ेगी. इंटेंसिटी विल नॉट बी डबल्ड. मैंने बात की कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अगर एम्पलीट्यूड 0.2 से 0.4 हो गया, डबल किया है, तो इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स, इसलिए ये भी गलत. द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 1.28 मीटर. सो वेवलेंथ के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? इधर से आप नहीं देख सकते, आपको यहां से पता चलेगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेव इक्वेशन. और आपको स्पीड पता है, दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 250. सो वेवलेंथ ऑफ दिस वेव विल बी, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. सो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 1.28. सो इसका डी आंसर है. सो एक क्वेश्चन से आपने सारी चीजें क्लियर करनी है. क्वेश्चन 5, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव इज inversely proportional to the square of distance x from the source of sound, and this can be expressed as the intensity is proportional to the square of this amplitude. Okay, so आपके पास एक सेकेंड में स्क्रीन देख लूं कहीं स्टक तो नहीं होगी. Okay, जी, sorry. The intensity of I of a sound wave is inversely proportional to the square of distance from the source of the sound. This can be expressed as by this expression that intensity is inversely proportional to the square of distance. So जितना distance दूर करते जाएंगे, intensity will x increase होता जाएगा, तो intensity will decrease. So intensity at point P पे ज़्यादा होगी as compared to intensity at point Q. Air molecule at point P, a distance r from S,
oscillate with amplitude 0.8 micrometer. यहाँ पे amplitude of air particle दिया हुआ that is 8 micrometer. This is amplitude A. At point Q is situated at distance 2r from S. So what is the amplitude at this point? So we have to find amplitude of the air particle at this point. Let's say this is A1. अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे आपने सोचना है कि जी आपको ये आइडिया है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में आई की जगह पे ए स्क्वायर लगा दूं क्योंकि दिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप मिल जाएगा। सो एम्पलीट्यूड इज स्क्वायर रूट ले लेता हूं, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज इफ यू विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। इस बात का ये भी मतलब है कि जी एम्पलीट्यूड टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सोर्स ये कांस्टेंट होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को ऐसे भी लिखते हैं कि जी अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करोगे तो एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज और दोनों का प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। इस बात से मुझे क्या मतलब, क्या बात पता चली कि जी पॉइंट पी पे विच इज एट डिस्टेंस आर एम्पलीट्यूड 8 है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एट एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट पी एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी लेट्स से A1 and distance is x1, that will be equal to amplitude at any other point times the displacement from the source of that point. जब कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ही होगा किसी भी पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अब माइक्रोमीटर में और माइक्रोमीटर आंसर भी माइक्रोमीटर में ही है, तो इसलिए आप इसको कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत। सो एम्पलीट्यूड इज 8 माइक्रोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज r। दूसरे पॉइंट Q पे एम्पलीट्यूड को लेट्स से मैं A का नाम दे देता हूँ और एम्पलीट्यूड इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 2r। इस r को इससे कैंसिल कर दें, सो 8/2 इज A, सो A इज 4 माइक्रोमीटर। सो D इसका आंसर है। वेरी सिंपल, क्योंकि उसने इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के साथ एक्सप्रेशन देके सॉरी डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के साथ, तो आपसे पूछा क्या है कि जी एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप पूछ लिया है 2 पॉइंट्स पे, एक का दे दिया दूसरे का आपसे पूछ लिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 6। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको इंटेंसिटी की सारी सिचुएशन आपको समझ आ जाए। सो मेरा पेन किधर गया, एक सेकेंड। ये सो क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ए स्मॉल सोर्स emits spherical waves, ये सोर्स है और spherical waves in all directions जो है वो emit हो रही है। दिया गया जी the intensity, the wave intensity I at any point P, a distance r from the source is inversely proportional to r square। ये ऊपर वाली बात कीजिए। What is the relationship between the wave amplitude A and this plus distance r? ये वही बात है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बता दी आपको। दोबारा लिख देता हूँ कि उसने कहा है कि जी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सिर्फ वर्ड्स में लिखिए और उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस तरह। फिर आपसे पूछा है कि जी एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा, इज 1/r स्क्वायर। So amplitude is inversely proportional to r. So B is your answer. Very simple. दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के थे, ऊपर वाले में एप्लीकेशन, नीचे वाले में वो। क्वेश्चन 7 is कि जी a health inspector is measuring intensity of a sound near a loudspeaker. His meter records intensity I
corresponding to amplitude A of a sound wave. At another position, the meter gives an intensity of 2i. What is the corresponding amplitude of sound wave? Very simple. Again, आप इस पे अगर सोचें तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हमें पूछा गया है। एक पॉइंट पे हमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दे दी है, दूसरे पॉइंट पे इंटेंसिटी देके एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप वही फार्मूला लगाएंगे, इंटेंसिटी वही रेशियो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखना है, प्लीज रिमेंबर दिस। आप वैल्यू डालेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू आई है, वहां पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर है, और इंटेंसिटी की वैल्यू 2i है, वहां पे एम्पलीट्यूड को हम x कह देते हैं, तो x के स्क्वायर के। x इज द एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज 2i। सो अगेन आपने वही काम करना है, i टाइम्स x स्क्वायर इज 2i टाइम a स्क्वायर, i कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज अंडर रूट 2 टाइम्स a. So amplitude will be under root 2 टाइम a, सॉरी ये आपके पास b इसका राइट आंसर। जाहिर है इंटेंसिटी को डबल किया है तो एम्पलीट्यूड को स्क्वायर रूट 2 टाइम ए होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है, अगर एम्पलीट्यूड को डबल करें तो इंटेंसिटी 4 टाइम होती है। तो एम्पलीट्यूड को अगर आप डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम, ये कब आंसर होता है, अगर उसने कहा होता है इंटेंसिटी 2 आया, 4 आया है। अगर इंटेंसिटी आई की जगह 4 आई का होता तो फिर एम्पलीट्यूड, फिर आपके पास क्या है कि अगर इंटेंसिटी 4 टाइम हुई है तो एम्पलीट्यूड आपका फिर डबल होता है, ठीक है, ये होता है। अगर उससे कहा जी इंटेंसिटी इसकी 2 टाइम हुई है तो एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट 2 टाइम ए, ठीक होगा, गुड। तो ये नहीं होता, सॉरी। Question 8. Two waves E and G are shown. The waves have same speed. ये एक वेव आपके पास E है, दूसरी G है, और दोनों के डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम्स ग्राफ आपको दिए हुए हैं, टाइम इज इन मिली सेकेंड, और एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू वेव्स आर सेम। फर्क क्या है दोनों के, टाइम पीरियड का फर्क है। देखिए इसका एक साइकिल, आप खुद भी गौर करें, so the one cycle of this is, the time for one cycle is 1 millisecond, and इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें, so this is greater than 1 millisecond, ठीक है, more than, हम एग्जैक्ट इसको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, more than 1 millisecond. So which statement is correct? E has greater amplitude than G, option A. तो आप बताएं कि ऑप्शन ए सही है या गलत है, सोचें खुद। तो वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर निकालें, फिर मेरे आंसर को देखें। सो एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू वेव्स आर सेम, सो इसलिए ए गलत होगा, ठीक है। सो अब बी पे चलें जी। वेव ई हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन वेव जी। अब देखें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड तो सेम है, तो अब हमने ये रिलेशनशिप लगाना है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इस वेव का कम है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ जी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ई। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड जिसका कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ जी अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ वेव ई, ठीक है। लेकिन उसने कहा जी वेव ई हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन जी, सो इट इज इनकरेक्ट। वेव ई हैज स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन जी, हाँ ठीक है, ई का टाइम पीरियड ज्यादा है, सो फ्रीक्वेंसी जो है वो ई की ज्यादा है, एज टाइम पीरियड ज्यादा है, सो फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। गॉट इट। वेव ई है स्मॉलर वेवलेंथ देन वेव जी। अब वेवलेंथ को, इस पार्ट को देखें जी, वेवलेंथ को कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाना है, और वेवलेंथ देखने के लिए आपको जो है
फिर उनकी v इज f लैम्डा, उनकी फ्रीक्वेंसीज तो ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का फर्क है। और दूसरा, अगर वेवलेंथ को सब्जेक्ट बनाए तो वेवलेंथ इज v बाई एफ। ठीक है, दोनों वेव्स हैं और स्पीड दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी जो है वो जी की ज्यादा है, सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इसलिए फ्रीक्वेंसी अगर जी की ज्यादा है तो वेवलेंथ जी की कम होगी, सो वेवलेंथ ऑफ जी विल बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ ई, वेयर एज इसने उसे कहा है कि वेवलेंथ वेव ई है स्मॉलर वेवलेंथ, तो इसलिए इनकरेक्ट। Question 9. Which statement about sound waves in air at constant temperature is correct? Constant temperature पे बात हो रही है, और इसका सॉल्यूशन बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो वेव्स की वेरिएशन का हम कैसे देखते हैं। देखें, आपको पता है कि जी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करती है? वाइब्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये पार्ट अब ए से ए टू में चला गया है कि जी जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशनल वेलोसिटीज होती हैं, उनका टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक होता है। ठीक है, या जो पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक होता है। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे बता देता हूँ। सो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड v जो है वो कांस्टेंट है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा जी? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड कांस्टेंट कर देंगे तो एफ लैम्डा इज कांस्टेंट। सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मैं, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट है, सो फ्रीक्वेंसी इज inversely proportional to wavelength, or wavelength is inversely proportional to frequency. Amplitude is inversely proportional to velocity. Amplitude of wave का velocity के साथ क्या relationship है? Amplitude is inversely proportional to velocity. No, इसका कोई relationship नहीं है amplitude का velocity के साथ। Frequency is inversely proportional to wavelength. So ये बात clear है कि जी frequency inversely proportional to wavelength है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं रही क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, सो वेवलेंथ का भी एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देन एफ टाइम लैम्डा विल बी कांस्टेंट, एंड एफ और लैम्डा जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 10. A source of sound of constant power P is situated at an open space. The intensity of sound at distance R is given by this. Again, this is power P. जो source है, जो sound emit कर रहा है, ये उसकी power है, ये constant power है, और इससे distance R पे intensity जो है वो inversely proportional to R square. How does the amplitude A ऑफ वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स वेरी विद डिस्टेंस आर? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो पावर ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और पावर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसने ऑलरेडी बता दिया। अगर पावर कांस्टेंट है, ये 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी अगर आपके जहन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। सो क्वेश्चन 11,
मैं आप गौर करें, अब इतना चूंकि मैंने समझा दिया है और इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो स्टॉप करके खुद ट्राई करना चाहिए। सो एम्पलीट्यूड ए ऑफ ए वेव is A and its intensity is I. Which amplitude is necessary for the intensity to be 2I? इंटेंसिटी डबल करना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर इंटेंसिटी को डबल करना है, वही इंटेंसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड रिलेशनशिप है, इंटेंसिटी डबल हो रही है तो एम्पलीट्यूड जो है वो अंडर रूट 2 टाइम ए होना चाहिए। ठीक है, वही कि इंटेंसिटी आई स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, so new intensity is 2I, square of amplitude is x और x is your amplitude, so इसलिए जो है I x square is a square time 2I, ये से कैंसिल हो गया, so x is the square root of, taking square root on both sides, under root 2 time a. So question 12, what is the relationship between the intensity and the amplitude of wave? ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशनशिप देखा है कि इंटेंसिटी इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं इंटेंसिटी इज कांस्टेंट टाइम्स स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या हम ये भी लिखना चाहें तो इंटेंसिटी ओवर ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, उसी इक्वेशन की रीअरेंजमेंट है। सो इंटेंसिटी ओवर ए स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, इंटेंसिटी टाइम्स ए कांस्टेंट नहीं होगा, इंटेंसिटी टाइम ए स्क्वायर कांस्टेंट नहीं होगा, ये तब होता जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। ठीक है, और इंटेंसिटी और ए स्क्वायर का रिलेशनशिप। साउंड वेव, क्वेश्चन 13, साउंड वेव x has an intensity of 10 to the power 12 times greater than that of sound wave y. So intensity of x, मैं अगर इसको इक्वेशन में लिखूं तो intensity of x is 10 to the power 12 times intensity of y. By how much is the amplitude of x greater than amplitude of y? So we have to find the amplitude of x is how much time amplitude of y. ठीक है, so very simple question कि जी intensity is proportional to square of amplitude. तो हम इसी इक्वेशंस को एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ x square is 10 to the power 12 time amplitude of y square, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी की जगह हम डायरेक्ट ए स्क्वायर डाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट दोनों साइडों पे ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इज सम कांस्टेंट टाइम एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इंटेंसिटी ऑफ एक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ वाई इज सेम कांस्टेंट टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर। सो इंटेंसिटी की जगह वो k टाइम एक्स स्क्वायर और इधर k टाइम ए वाई स्क्वायर, तो वो कट जाता है। अब मुझे एम्पलीट्यूड के लिए आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि मुझे रेशियो निकालनी है एम्पलीट्यूड के बीच में। सो a ऑफ x विल बी 10 टू द पावर 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10 पावर 6 बच जाएगा टाइम ए वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू पावर 12 इज टाइम 1/2, so this is 10 power 6. So amplitude of x is 10 to the power 6 times amplitude of y. So आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि जी बाकी तो कहीं इंटेंसिटी में अगर ये रेशियो तो आपने जस्ट स्क्वायर रूट लेना है, बाकी ये फैक्टर्स कहीं से आएंगे नहीं और सेम रह नहीं सकती, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड सेम फैक्टर्स से नहीं होते, और ये जो एडिशनल फैक्टर्स आ रहे हैं ये भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन 14, ऑल अदर फीचर्स ऑफ द वेव आर कांस्टेंट, व्हिच रिलेशनशिप इज करेक्ट? देखते हैं जी इसका किससे तल्लुक है। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव
का वेलोसिटी के साथ, क्या ऐसी कोई इक्वेशन आप देखिए कि एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ हो? हमें पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, और वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशनशिप है? एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने किसी भी कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा जिससे एम्पलीट्यूड का वेलोसिटी के साथ ताल्लुक हो। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, नो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसलिए ये भी गलत। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो वेलोसिटी वेवलेंथ का ये रिलेशनशिप है। अगर बाकी फीचर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सो हम ये फिर कहेंगे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो सी इज करेक्ट। वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखें, वेवलेंथ को सब्जेक्ट बनाओ तो ये बनता है v बाई एफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए डी बी इनकरेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A light wave of amplitude A is incident normally on the surface area S. The power per unit area reaching the surface is P. और आपको पता है कि पावर पर यूनिट एरिया क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया ये आपके पास इंटेंसिटी होता है। सो P इज इंटेंसिटी, P उसने कहा है पावर पर यूनिट एरिया। The amplitude of light wave is increased to 2a. The light is then focused on the smaller surface area S by 3. What is the power per unit area on the smaller area? So very good question कि जी हो क्या रहा है कि जी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया जा रहा है, सरफेस एरिया को डिक्रीज किया जा रहा है। इंटेंसिटी आपको पता है कि जी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इफ द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और आपके पास क्या है जी, और इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, एरिया ये मैं एरिया लिख देता हूँ, ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया। सो अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया तो इंटेंसिटी कितने फैक्टर से बढ़ेगी? इंटेंसिटी 4 के फैक्टर से बढ़ेगी, ठीक है। 4 का फैक्टर आ जाएगा एम्पलीट्यूड के इंक्रीज करने से, इससे 4 का फैक्टर आएगा, दिस विल इंक्रीज द इंटेंसिटी बाय फैक्टर ऑफ 4। और आपने सरफेस एरिया को 1/3 कर लिया है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और पहले सरफेस एरिया S था, अब जो है सरफेस एरिया S/3 है। तो अगर सरफेस एरिया को 1/3 कर लेंगे तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। सरफेस एरिया को आपने रिड्यूस किया है, S/3 किया है, तो इंटेंसिटी जो है वो इससे इंटेंसिटी में इंक्रीज आएगा बाय फैक्टर ऑफ 4, और सिमिलरली S के फैक्टर से S/3 करने से इंटेंसिटी में इंक्रीज आएगा 3 के फैक्टर से। दोनों फैक्टर्स इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। सो टोटल इंटेंसिटी का जो चेंज आएगा, टोटल इंटेंसिटी का जो चेंज आएगा वो आपको पता है कि जी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से आपके पास पहले एम्पलीट्यूड पहले इंटेंसिटी जो है वो P थी, और एम्पलीट्यूड आपके पास था A, सरफेस एरिया था S। बाद में एम्पलीट्यूड आपका 2A हो गया, तो सो दिस इज 4। एम्पलीट्यूड को आपने ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। सो बाद में एम्पलीट्यूड आपने 2A किया तो दैट इज 4A स्क्वायर, और सरफेस एरिया आपने कर दिया S/3। सो
ये बचेगा 3 4s are 3 times 4 a square by s, so 12 a square by s p है, तो ये 12p हो जाएगी न्यू इंटेंसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द पावर पर यूनिट एरिया, या न्यू इंटेंसिटी वो 12p के बराबर हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी को दो तरह से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, दोनों फैक्टर्स अब इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं कि एक तरफ एम्पलीट्यूड बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरफेस एरिया कम किया जा रहा है। सो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, और कितने फैक्टर से बढ़ेगी, 2 के साथ 2a का स्क्वायर लेंगे तो 4 के फैक्टर से बढ़ेगी, और सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/3s की वजह से इंटेंसिटी 3 टाइम्स बढ़ेगी। सो टोटल इंटेंसिटी का जो चेंज आएगा वो 4 टाइम 3 दैट इज 12, और पहले इंटेंसिटी वहां पे p थी तो अब 12p हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आई होगी। और ये इंटेंसिटी के जो 15 एमसीक्यूज थे मेरी टॉपिकल में, और इसमें सारे वेरिएंट के शामिल हैं, और फ्रॉम 2002 टू 2000 जो है वो 20 तक इसमें सारे कवर्ड हैं। तो अगर आपको इससे फायदा हुआ है, इंटेंसिटी की सारी सिचुएशंस क्लियर हुई हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो इसको मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको आगे शेयर करें, और अपने दोस्तों के फायदे के लिए भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।